हर कंपनी के लिए साल के आखिर में आने वाला एनुअल जीएसटी रिटर्न वो किसी फाइनल एग्जाम से कम नहीं होता। पूरे साल आपने जो किया वो सब एक जगह आकर टेस्ट होता है। और आज हमारे पास उस एग्जाम को सेट करने वालों यानी जीएसटीएन की तरफ से जारी की गई ऑफिशियल स्टडी गाइड है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जीएसटीआर 9 और 9C पर जारी हुए नए FAQs। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ नियमों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इस गाइड की मदद से उन मुश्किल सवालों को समझना है, उन छिपे हुए ट्रैप्स को खोजना है जो अक्सर फाइलिंग के समय परेशानी खड़ी करते हैं। तो चलिए इस स्टडी गाइड को खोलते हैं और देखते हैं कि हम अपने लिए क्या सबसे जरूरी जानकारी निकाल सकते हैं। सबसे पहला सवाल, इस एग्जाम में बैठने के लिए यानी ये फॉर्म्स फाइल करने के लिए पहली शर्त क्या है? कहां से शुरुआत होती है? देखिए, शुरुआत होती है सबसे बुनियादी नियम से जो नॉन नेगोशिएबल है। जीएसटीआर 9 या 9C फाइल करने का ऑप्शन आपके पोर्टल पर तभी दिखेगा जब आपने FY 2024-25 के सारे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर दिए हों। सारे के सारे? हाँ, अगर एक पेंडिंग है तो सिस्टम आपको आगे बढ़ना ही नहीं देगा। अच्छा, तो ये एक तरह से एंट्री टिकट है। पर सिस्टम इतना सख्त क्यों है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक बहुत सीधा है। जीएसटीआर 9 कोई नया डेटा बनाने का फॉर्म नहीं है। ये आपके साल भर के जीएसटीआर 1 और 3B का एक कंसोलिडेटेड एक इकट्ठा किया हुआ सारांश है। फॉर्म की ज्यादातर टेबल जैसे कि आपकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी और बेसिक आईटीसी की जानकारी वो सीधे उन्हीं पुराने रिटर्न से ऑटो पॉपुलेट होकर आती है। तो अगर आपका रॉ मटेरियल ही पूरा नहीं है तो फाइनल प्रोडक्ट सही कैसे बन सकता है? समझ गई। पहले अपनी मासिक फाइलिंग दुरुस्त करें, फिर वार्षिक रिटर्न के बारे में सोचें। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां से असली सिरदर्द शुरू होता है। सिस्टम डेटा तो खुद उठाता है, लेकिन टेबल 8A में आते ही कहानी उलझ जाती है। ये क्या है और FAQ इस बारे में क्या बताता है? हाँ, टेबल 8A सबका पसंदीदा कंफ्यूजन पॉइंट है। सीधे शब्दों में कहें तो ये टेबल आपके जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होती है और ये दिखाती है कि पूरे साल में आपके सप्लायर्स ने आपके नाम पर कितना आईटीसी सरकार को रिपोर्ट किया है। ओके। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ये सिर्फ FY 24-25 का डेटा नहीं उठाता, बल्कि अगले साल यानी FY 25-26 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच फाइल हुए उन इनवॉइसेस का आईटीसी भी शामिल कर लेता है जो थे तो FY 24-25 के ही। ओके, तो ये थोड़ा आगे पीछे का एडजस्टमेंट भी करता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा उलझाने वाली बात है वो है ऑनलाइन पोर्टल पर दिखने वाले टेबल A के डेटा और जो हम एक्सेल शीट डाउनलोड करते हैं उसके डेटा में फर्क। ऐसा लगता है जैसे सिस्टम हमें दो अलग अलग जवाब दे रहा है। तो सही कौन सा है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं पर जीएसटीएन की फिलॉसफी समझनी होगी। आप इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपना बैंक अकाउंट बैलेंस कर रहे हैं। जो ऑनलाइन पोर्टल पर टेबल A के डेटा दिख रहा है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट? हाँ, यानी सिस्टम द्वारा वेरीफाइड किया हुआ साफ सुथरा फाइनल डेटा जिसके आधार पर आपको अपना रिटर्न फाइल करना है। और वो डाउनलोडेड एक्सेल फाइल? वो एक्सेल फाइल आपकी पर्सनल डायरी या लेजर की तरह है जिसमें हर छोटी बड़ी एंट्री मौजूद है, भले ही वो फाइनल स्टेटमेंट का हिस्सा न हो। इसमें वो रॉ डेटा होता है जो आपको समाधान यानी रिकॉन्सिलेशन करने में मदद करता है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? कौन सी ऐसी चीजें जो डायरी में तो हैं पर बैंक स्टेटमेंट में नहीं? बिल्कुल, 3 क्लासिक उदाहरण हैं। पहला, अगर आपके किसी सप्लायर ने आपको आउटवर्ड सप्लाई की है जिस पर रिवर्स चार्ज यानी RCM लगता है तो वो आपको एक्सेल में दिखेगी लेकिन ऑनलाइन ATM में नहीं। अच्छा। क्योंकि उस पर आईटीसी आपको खुद टैक्स चुकाने के बाद क्लेम करना है। दूसरा, अगर किसी सप्लायर ने पहले एक इनवॉइस को नॉर्मल चार्ज में दिखाया और बाद में उसे RCM में बदल दिया तो ये बदलाव आपको एक्सेल में तो दिखेगा पर ऑनलाइन ATM में नहीं। और तीसरा, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई बदलने की वजह से कोई आईटीसी आपके लिए इनएलिजिबल हो गया तो वो भी एक्सेल में दिखेगा पर ऑनलाइन नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइलिंग के लिए ऑनलाइन डेटा पर भरोसा करें, लेकिन अगर कोई गड़बड़ है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसकी जांच पड़ताल के लिए एक्सेल फाइल का इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली। सिस्टम आपको कह रहा है फाइलिंग के लिए इसे ऑनलाइन वाले को इस्तेमाल करो और किसी भी अंतर को समझने के लिए इसे यानी एक्सेल को इस्तेमाल करो। ठीक है, तो रिकंसिलिएशन बहुत जरूरी है और शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तब पड़ती है जब इनपुट टैक्स क्रेडिट की कहानी सीधी न हो। आपने आईटीसी क्लेम किया, फिर किसी वजह से उसे वापस करना पड़ा और फिर बाद में आप उसे दोबारा क्लेम करना चाहते हैं।
ये तो एक भूल भुलैया जैसा है। FAQ इस भूल भुलैया से निकलने का क्या रास्ता बताता है? ये वो एरिया है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। FAQ से एक कहानी की तरह समझने में मदद करता है, जिसके 3 हिस्से हैं। मान लीजिए ये सब कुछ एक ही फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 के अंदर हुआ। कहानी का पहला हिस्सा, आपने ITC क्लेम किया। इसे आप GSTR 9 की मेन ITC वाली टेबल यानी टेबल 6B में दिखाएंगे। दूसरा हिस्सा, आपको ITC रिवर्स करना पड़ा। इसे आप रिवर्सल वाली टेबल यानी टेबल 7 में उसके कारण के साथ दिखाएंगे। और तीसरा हिस्सा, जब आप दोबारा पात्र हो गए और इसे रिक्लेम किया, तो इस वापसी को आप रिक्लेम्ड ITC वाली टेबल 6H में रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, हर कदम के लिए एक खास जगह तय है। क्या FAQ में इसका कोई प्रैक्टिकल उदाहरण है? हाँ, एक बहुत ही आम सिनेरियो दिया गया है। मान लीजिए मिस्टर ए ने अप्रैल 2024 में 100 रुपए का ITC क्लेम किया, लेकिन उन्होंने अपने सप्लायर को 180 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं की, तो नियम 37 के तहत उन्हें अक्टूबर 2024 में ये ITC रिवर्स करना पड़ा। ओके। फिर मार्च 2025 में उन्होंने सप्लायर को पेमेंट कर दी और उस ITC को रिक्लेम कर लिया। तो GSTR 9 में ये पूरी कहानी 3 जगहों पर दिखेगी। टेबल 6B में 100 रुपए का क्लेम, टेबल 7A में 100 रुपए का रिवर्सल और टेबल 6H में 100 रुपए का रिक्लेम। ये तो एक ही साल के अंदर की बात हुई, जो काफी हद तक सीधी है। लेकिन अगर ये रिक्लेम अगले फाइनेंशियल ईयर में चला जाए तो क्या तब ये और भी ज्यादा उलझ जाता है? हाँ, और यहीं पर एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण नियम सामने आता है। अगर रिक्लेम अगले साल यानी FY 2025-26 में होता है, तो उसकी रिपोर्टिंग इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने उसे रिवर्स क्यों किया था। रुकिए, ये तो बहुत अजीब है। रिवर्सल का कारण ये कैसे तय कर सकता है कि रिपोर्टिंग किस साल के रिटर्न में होगी? इसके पीछे क्या लॉजिक है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा लॉजिक है। सिनेरियो 1, मान लीजिए आपने ITC रिवर्स किया था क्योंकि माल नहीं मिला या इनवॉइस गलत था। इन मामलों में जब आप अगले साल रिक्लेम करते हैं, तो सिस्टम इसे पिछले साल की गलती का सुधार मानता है। अच्छा, पिछले साल की गलती का सुधार। हाँ, इसलिए आप इसे पिछले साल यानी FY 24-25 के GSTR 9 की टेबल 13 में रिपोर्ट करेंगे। सिनेरियो 2, लेकिन अगर आपने ITC रिवर्स किया था नियम 37 या 37A की वजह से, यानी सप्लायर को पेमेंट में देरी के कारण, तो कहानी बदल जाती है। कैसे? इस केस में ITC को रिक्लेम करने की पात्रता तभी पैदा होती है जब आप असर में पेमेंट करते हैं। और पेमेंट करने की कोई समय सीमा नहीं है। हो सकता है आप 2 साल बाद पेमेंट करें। हाँ। इसलिए सिस्टम कहता है कि ये ITC उस साल का माना जाएगा जिस साल आपने पेमेंट करके पात्रता वापस हासिल की। ओह, तो मतलब लायबिलिटी किस साल की है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने पात्रता वापस कब हासिल की, पेमेंट करके। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यानी आप इसे FY 24-25 के GSTR 9 में कहीं भी नहीं दिखाएंगे, टेबल 13 में भी नहीं। ये सीधा अगले साल यानी FY 25-26 के GSTR 9 की टेबल 6H में रिपोर्ट होगा। वाह, ये तो बहुत ही बारीक अंतर है। मैं दावे से कह सकती हूँ कि बहुत से लोग इसमें गलती कर सकते हैं। ये तो एक तरह से उन लोगों के लिए ट्रैप है जो बहुत ध्यान से नहीं पढ़ रहे। बिल्कुल, मेरे एक क्लाइंट के साथ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने पेमेंट में देरी की वजह से रिवर्स किया हुआ ITC गलत साल के रिटर्न में दिखा दिया था और डिपार्टमेंटल ऑडिट के दौरान ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। उसे सुलझाने में हफ्तों लग गए। ये नियम जितना भी जटिल लगे, इसी तरह के मिसमैच को रोकने के लिए बनाया गया है। ये असली दुनिया का उदाहरण इसे समझने में बहुत मदद करता है। तो ITC निश्चित रूप से एक संभावित ट्रैप है। ट्रैप्स की बात हो रही है तो पेनाल्टी की बात करते हैं। GSTR 9C में लेट फीस को लेकर क्या कुछ नया है? हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी स्पष्टीकरण आया है। GSTR 9C की लेट फीस की गणना के लिए एक नया टेबल 17 जोड़ा गया है। अब मान लीजिए आपने अपना GSTR 9 तो समय पर यानी 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर दिया, लेकिन GSTR 9C जो कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, उसे 7 जनवरी 2026 को फाइल किया। तो अब लेट फीस पूरे पीरियड की नहीं लगेगी। अच्छा। हाँ, सिर्फ GSTR 9C में हुई 7 दिनों की देरी के लिए लगेगी। और अगर दोनों ही लेट हो तो? अगर दोनों ही देर से फाइल होते हैं तो कुल देरी के दिनों पर लेट फीस लगेगी, जिसे सिस्टम खुद दोनों फॉर्म्स में बांट देगा। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है और इससे काफी कंफ्यूजन दूर हुआ है। निश्चित रूप से। अब एक और सिरदर्द पर आते हैं, HSN समरी। हर साल इसे तैयार करना एक बड़ा काम होता है।
FAQ में से आसान बनाने के लिए किसी नए टूल का जिक्र है? क्या ये वाकई में काम का है? हाँ, HSN रिपोर्टिंग को लेकर एक बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। GSTR 9 की टेबल 17 जो HSN समरी के लिए है, उसको भरने में मदद के लिए अब आप एक अलग से एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है डाउनलोड टेबल 12 ऑफ GSTR 1 A HSN डिटेल्स। ये आपके साल भर के GSTR 1 में रिपोर्ट किए गए सारे HSN डेटा को एक जगह इकट्ठा कर देती है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल सवाल ये है कि ये डेटा कितना साफ होता है? क्या ये समस्या को हल करता है या बस एक और रिकंसिलिएशन का काम खड़ा कर देता है? ये एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा कदम है और एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट है। ये प्रोफेशनल्स के घंटों का मैनुअल काम बचाता है। लेकिन इसे आंख बंद करके कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको इसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से एक बार जरूर मिलाना होगा। ये कुछ गलतियों को नहीं पकड़ पाएगा, जैसे अगर आपने GSTR 1 में ही गलत HSN डाल दिया हो। सही। तो संक्षेप में ये समस्या को 90% तक हल कर देता है, लेकिन 10% मानवीय जांच अभी भी जरूरी है। ठीक है, तो ये एक हेल्पर है, रिप्लेसमेंट नहीं। एक आखिरी क्लासिक सवाल पर आते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी RCM। अगर मेरी टैक्स देनदारी तो FY 24-25 की है, लेकिन मैंने उसका टैक्स चुकाया FY 25-26 में, तो मैं इसे किस साल के रिटर्न में दिखाऊंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हर साल पूछा जाता है। FAQ इस पर CBIC के एक पुराने सर्कुलर का हवाला देते हुए स्थिति को बिल्कुल साफ करता है। RCM की देनदारी और उससे जुड़ा ITC दोनों को उस साल के GSTR 9 में रिपोर्ट किया जाना चाहिए जिसमें आपने असल में टैक्स का भुगतान किया है। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खर्चा किस साल का था, फर्क इससे पड़ता है कि टैक्स कब चुकाया गया। जी हाँ, बिल्कुल। तो FY 24-25 की RCM लायबिलिटी, जिसका भुगतान FY 25-26 में हुआ, उसकी सारी रिपोर्टिंग यानी टैक्स पेमेंट और ITC क्लेम दोनों FY 25-26 के GSTR 9 में ही होंगी। इससे कैश बेसिस पर एकरूपता बनी रहती है। बहुत खूब। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर हम समेटे तो ऐसा लगता है कि कुछ बड़े थीम उभर कर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला तो ये कि अपने मासिक रिटर्न को हल्के में ना लें, क्योंकि वही आपके वार्षिक रिटर्न की नींव है। सही। दूसरा, ऑनलाइन पोर्टल को अंतिम सत्य माने, लेकिन अपनी जांच पड़ताल के लिए एक्सेल का इस्तेमाल करें। तीसरा, अपने ITC की पूरी कहानी को समझें, कब आया, कब गया और क्यों गया, क्योंकि क्यों ये तय करेगा कि उसकी वापसी की रिपोर्टिंग कहाँ होगी। और आखिर में RCM के लिए जब चुकाया तब दिखाया का नियम याद रखें। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। ये नियम सिर्फ कंप्लायंस के लिए नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी वित्तीय अनुशासन की ओर भी इशारा करते हैं। ये सब बहुत जानकारीपूर्ण था। इसने निश्चित रूप से कई मुश्किलों को सरल बनाया है। इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। हम देख रहे हैं कि GST सिस्टम में ऑटोमेशन और सिस्टम जनित डेटा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में एक टैक्स प्रोफेशनल की भूमिका डेटा एंट्री करने वाले से बदलकर डेटा का विश्लेषण करने वाले, एक जासूस की तरह गड़बड़ियों को ढूंढने वाले और एक रणनीतिक सलाहकार की तरह सलाह देने वाले की हो रही है। तो सवाल ये है कि क्या भविष्य में कंप्लायंस पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाएगा और हमें सिर्फ एक बटन दबाना होगा, या फिर इन जटिलताओं को समझने और सही रास्ता दिखाने के लिए एक इंसान की जरूरत हमेशा बनी रहेगी? इस पर जरूर सोचिएगा।